नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जो कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षा अर्थात कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई या तो फिर यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो इत्यादि जो भी एग्ज़ाम लोअर पीसीएस या तो फिर आईएएस लेवल के भी एग्ज़ाम जो होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में साथियों करंट अफेयर की एक अहम भूमिका होती है, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक एग्ज़ाम में करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं सभी क्वेश्चनों को हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग अपनी इस क्लास में करने का काम करते हैं। ठीक साथियों, तो प्रत्येक दिन ये करंट अफेयर की क्लास हम लोगों की हुआ करती है साथियों, जो कि किसी भी एक दिवसीय परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्या होती है? काफ़ी हेल्पफुल होती है, मतलब काफ़ी मदद करती है। ठीक साथियों, तो प्रत्येक दिन हम लोग अपनी क्लास को करते हैं और आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए। साथ ही साथ अपनी एक प्रॉपर नोट्स तैयार किया करिए और 10 से 15 मिनट, 15 तो नहीं लेकिन 10 मिनट कम से कम आप लोग प्रत्येक दिन 10 मिनट आप लोग टाइम दिया करिए करंट अफेयर के क्वेश्चन को रिवीजन करने का। साथ ही साथ क्लास कैसी लगती है उसकी प्रतिक्रिया भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। और मुझे कुछ इम्प्रूव करना है तो ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपना सुझाव भी कुछ ना कुछ दे सकते हैं। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग करंट अफेयर की क्लास को करने का काम करते हैं साथियों। तो आज की सबसे पहली जानकारी है सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों कि अभी हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत की है। हाल ही अभी सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने साथियों, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत किया है। किसका? आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत कौन किया है साथियों? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अभी हाल ही में साथियों बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत किया है। ठीक साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में अपने बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत, यह साथियों जो आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना है, यह बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत शुरू किया है। यह योजना साथियों बड़ौदा गोल्ड लोन, बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है साथियों। आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है साथियों? इस योजना का उद्देश्य यह है कि भारत की आत्मनिर्भर महिला को लक्षित करना है। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं को 0.50% की रियायत पर ऋण उपलब्ध कराएगा, अर्थात जितना जो है सामान्य इंटरेस्ट होगा उसमें 0.5% की रियायत दी जाएगी। साथ ही साथ गोल्ड लोन स्कीम के तहत बैंक एग्री गोल्ड लोन 0.25% रियायत देगा और साथ ही साथ रिटेल ऋण की अगर बात किया जाएगा तो उसमें 0.5% की रियायत देने का काम करेगा। ठीक साथियों, तो यह बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना बड़ौदा गोल्ड लोन के तहत शुरुआत किया है। ठीक साथियों, ये आज की पहली जानकारी है। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो विश्व आर्थिक मंच 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? विश्व आर्थिक मंच 2021 अगली जानकारी है
विश्व आर्थिक मंच 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विश्व आर्थिक मंच 2021 साथियों सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच 2021 सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ साथियों? सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी वर्ष 2021 की वार्षिक बैठक सिंगापुर में आयोजित करने का फैसला किया है। इसे पहले ल्यूसर्न बर्गेनस्टाक स्विट्जरलैंड में 13 से 16 मई 2021 के दौरान आयोजित करने के लिए निर्धारित किया गया था। कहाँ साथियों? इससे पहले साथियों जो सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है, पहले इसे साथियों ल्यूसर्न बर्गेनस्टाक स्विट्जरलैंड में कब? 13 से 16 मई 2021 के दौरान आयोजित किया जाना था। 13 से 16 मई 2021 के बीच आयोजित किया जाना था। जो ये साथियों आयोजन विश्व आर्थिक मंच का आयोजन सिंगापुर में आयोजित किए जाने की बात किया जा रहा है, इससे पहले इसे ल्यूसर्न बर्गेनस्टाक स्विट्जरलैंड में 13 से 16 मई 2021 के बीच आयोजित किए जाने की बात की गई थी। लेकिन साथियों स्विट्जरलैंड से वार्षिक फोरम को स्थानांतरित करने का निर्णय यूरोप में बढ़ती कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया। ये जो साथियों ल्यूसर्न बर्गेनस्टाक स्विट्जरलैंड से इसे स्थानांतरित कर सिंगापुर में ले जाया गया, इसका मुख्य कारण यह था कि कोविड-19 महामारी जो इस समय चल रही है पूरे विश्व में, स्विट्जरलैंड में काफ़ी तेज़ी से इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण इसे कहाँ के लिए? स्विट्जरलैंड के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक साथियों, साल 1991 में हुई स्थापना के बाद से यह दूसरा मौका होगा जब फोरम को स्विट्जरलैंड के बाहर आयोजित किया जा रहा है। साथियों इसका आयोजन जो विश्व आर्थिक मंच है, इसका आयोजन 1971 से किया जा रहा है। कब से? 1971 से किया जा रहा है। और साथियों अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड में यह दूसरी बार आयोजित किया जाएगा। ये जो विश्व आर्थिक मंच 2021 है, इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में, कहाँ? स्विट्जरलैंड में यह दूसरी बार आयोजन है। दूसरी बार ये इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सी बार साथियों? दूसरी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक, अगली जानकारी की बात करें साथियों तो विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? अगली जानकारी है विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष के रूप में जेना बोल्ड्रिज, इंग्लैंड की हैं साथियों, ये इंग्लैंड की जेना
वोल्ड्रिज, जेना वोल्ड्रिज विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में इंग्लैंड की जेना वोल्ड्रिज को नियुक्त किया गया है। किसे साथियों? जेना वोल्ड्रिज को किसका? विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो ये जो जेना वोल्ड्रिज को वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है, ये 1967 में स्थापित फेडरेशन की 10वीं वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन अध्यक्ष होंगे। ये अगर बात करें तो विश्व स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना की अगर बात करें, तो इसकी स्थापना साथियों कब किया गया? इसकी स्थापना 1967 में किया गया। कब? 1967 में विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष विश्व स्क्वैश फेडरेशन की स्थापना किया गया। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये जेना वोल्ड्रिज को जो इसका अध्यक्ष बनाया गया, ये इसके अध्यक्ष के रूप में 10वें सदस्य होंगे। कैसे? 10वें अध्यक्ष होंगे। ये विश्व स्क्वैश फेडरेशन के 10वीं अध्यक्ष होंगी। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो वे न्यूजीलैंड की सूसी सिमकोक के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। ये साथियों जेना वोल्ड्रिज जी महिला हैं, क्या हैं? अध्यक्षा हैं। अगर बात करें साथियों तो ये किसके? न्यूजीलैंड की सूसी सिमकोक के बाद, इनसे पहले साथियों न्यूजीलैंड की सूसी, क्या नाम है? सूसी सिमकोक के बाद अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला। जेना वोल्ड्रिज जी साथियों विश्व स्क्वैश फेडरेशन की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड की सूसी सिमकोक के बाद अध्यक्ष बनने वाली कैसी महिला हैं? दूसरी महिला हैं। ठीक साथियों, कैसी महिला हैं? दूसरी महिला हैं। साथियों वे फ्रांस से निवर्तमान अध्यक्ष जैक्स फोर्टेज की जगह लेंगी। कौन? ये जो साथियों जेना वोल्ड्रिज जी हैं, तो फ्रांस के इससे पहले यहाँ के अध्यक्ष फ्रांस के साथियों जैक्स फोर्टेन, इससे पहले साथियों कहाँ? फ्रांस के जैक्स फोर्टेन इससे पहले किससे? जेना वोल्ड्रिज से पहले विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष फ्रांस के जैक्स फोर्टेन जी थे। कौन थे? फ्रांस के जैक्स फोर्टेन जी इसके पहले यहाँ के अध्यक्ष थे। वे इससे पहले साल 2013 से 19 के दौरान यूरोपीय स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में 6 साल काम कर चुकी हैं। ठीक साथियों, ये जानकारी थी। अगली जानकारी की बात करें साथियों कि मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए जो मानवाधिकार दिवस मनाया गया, क्या मनाया गया? मानवाधिकार दिवस जो मनाया गया साथियों 10 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले ये जानिए। तो साथियों जो 2020 में मानवाधिकार दिवस मनाया गया 10 दिसंबर को, उसका विषय क्या था, उसका सब्जेक्ट क्या था साथियों, ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि 10 दिसंबर को साथियों 10 दिसंबर 2020 को जो मानवाधिकार दिवस मनाया गया उसका सब्जेक्ट क्या था। 10 दिसंबर 2020 को
जो मानवाधिकार दिवस मनाया गया को मानवाधिकार दिवस मनाया गया उसका विषय क्या था, उसका विषय अर्थात सब्जेक्ट क्या था। बताइए साथियों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 10 दिसंबर 2020 को जो मानवाधिकार दिवस मनाया गया उसका मुख्य विषय या उसका सब्जेक्ट क्या था। तो साथियों, जो 10 दिसंबर 2020 को मानवाधिकार दिवस मनाया गया उसके अगर सब्जेक्ट की बात करें तो उसका सब्जेक्ट था, क्या था कि फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। ये 10 दिसंबर 2020 को जो मानवाधिकार दिवस मनाया गया उसका क्या था, मुख्य विषय था, उसका सब्जेक्ट था। साथियों, हर साल दिसंबर महीने की 10 तारीख को दुनिया भर में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। लोगों का ध्यान मानवाधिकारों की तरफ आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1950 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में घोषित किया। साथियों, यह 1950 से मनाया जा रहा है। विश्व मानवाधिकार दिवस की बात करें तो मानवाधिकार दिवस 1950 से मनाया जा रहा है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। साथियों, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1950 से मनाया जा रहा है। साथियों, मानवाधिकार दिवस की बात करें संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1950 से मनाया जा रहा है। कब से? 1950 से मनाया जा रहा है। साथियों, इस मानवाधिकार दिवस का विषय फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। यह विषय कोरोना महामारी के मद्देनजर रखा गया। साथियों, ये जो विषय रखा गया, फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। कोविड-19 एपिडेमिक जो चल रही है साथियों, कोविड-19 महामारी, कोरोना वायरस नामक जो महामारी इस समय हमारे पूरे विश्व में चल रही है, उसे देखते हुए यह सब्जेक्ट रखा गया। ठीक साथियों, देखते हुए यह सब्जेक्ट रखा गया। अगली जानकारी की बात करें साथियों तो अगली जानकारी है कि खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी। हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री हैं साथियों, किरण रिजिजू जी, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी। तो साथियों 1000 कितने 1000
1000 खेलो इंडिया केंद्र, खेलो इंडिया केंद्र खोलने की बात कर रहा है। किसकी? खोलने की बात कही है। हमारे जो साथियों खेल मंत्री हैं जिनका नाम है किरण रिजिजू। क्या नाम है? किरण रिजिजू। ये संन्यास, जितने भी खिलाड़ी साथियों अभी तक संन्यास ले चुके हैं, जितने खिलाड़ी अभी तक संन्यास ले चुके हैं, उन्हें किसके लिए? रोजगार मुहैया कराने के लिए। क्या साथियों? रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने? 1000 खेलो इंडिया केंद्र के खोलने की बात कर रही है। कितना? 1000 खेलो इंडिया केंद्र। वो जो केंद्र खोलेंगे साथियों उसका क्या नाम होगा? खेलो इंडिया केंद्र। ठीक, तो 1000 ऐसे खेलो इंडिया केंद्र को खोलने की बात कही है। किसके लिए? जो संन्यास ले चुके खिलाड़ी हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए। तो साथियों केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने हेतु देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी। खेलो इंडिया कार्यक्रम साल 2018 में शुरू किया गया था। इसे भारत में खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। साथियों खेलो इंडिया कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। खेलो इंडिया कार्यक्रम, खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2018 में किया गया था। 2018 में की गई थी। ठीक साथियों, कब की गई थी? 2018 में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी साथियों। इसे भारत में खेल संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जब खिलाड़ी परेशानी में होता है तो इसे भावी पीढ़ियां हतोत्साहित होती हैं। जब खिलाड़ी अगर परेशानी में रहेगा तो इससे जो हमारी भावी पीढ़ियां होंगी या आने वाली पीढ़ियां जो होंगी वो क्या होंगी? हतोत्साहित होंगी। क्या होंगी साथियों? हतोत्साहित होंगी। ठीक, अगली नई जानकारी है साथियों, अगली जानकारी है कि वालमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर निर्यात करने की घोषणा की है। वालमार्ट जो है साथियों, तो वालमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर, कितने? 10 अरब डॉलर के साथियों निर्यात करने की घोषणा की है। तो साथियों भारत से वालमार्ट ने दिग्गज रिटेलर वालमार्ट, अगली जानकारी है साथियों, दिग्गज रिटेलर वालमार्ट, दिग्गज रिटेलर वालमार्ट भारत देश से वर्ष 2027 तक भारत देश से वर्ष 2027 तक कितने? वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर निर्यात करने की घोषणा की है। निर्यात करने की घोषणा की है। साथियों दिग्गज रिटेल, क्या जिसका नाम क्या है? वालमार्ट। वालमार्ट जो है साथियों यह दिग्गज एक रिटेलर कंपनी है। तो दिग्गज रिटेलर वालमार्ट ने भारत देश के साथ, किसके साथ? भारत देश से वर्ष 2027 तक, कब तक? वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर निर्यात करने की घोषणा किया है। कितना? 10 अरब डॉलर निर्यात करने का ऐलान किया है। ठीक साथियों, दिग्गज रिटेलर वालमार्ट ने भारत से होने वाले अपने निर्यात में अगले 7 साल में 3 गुना बढ़ोतरी करने का ऐलान
किया है। वॉलमार्ट ने कहा कि वर्ष 2027 तक कंपनी सालाना 10 अरब डॉलर के भारत में बनने वाले सामान का निर्यात करेगी। जो भी सामान भारत में बनेगा उन सभी सामानों का वॉलमार्ट, जो कि एक रिटेलर कंपनी है, ये उन सभी सामानों का साथियों 2027 तक 10 अरब डॉलर के निर्यात करने की बात कही है। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों भारत को वैश्विक बाजारों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की सरकार की नीति के समर्थन में वॉलमार्ट ने यह ऐलान किया है। किसके लिए? कि भारत ने जो वैश्विक बाजारों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की सरकार की जो नीति है, उस नीति के समर्थन में वॉलमार्ट ने यह ऐलान किया है। ठीक साथियों, अगली जानकारी है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तब तक अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस, क्या नाम है, कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है? तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसके बाद मेरा क्वेश्चन है, अगली जानकारी है साथियों कि हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को भारतीय मूल की किस सांसद को हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस प्रोग्रेसिव कॉकस कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है? तौर पर चुना गया है, अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। अभी हाल ही में साथियों भारतीय मूल की वह कौन सी सांसद हैं जिसे कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है? तो साथियों इनका क्या नाम है? इनका नाम है प्रमीला जयपाल। क्या नाम है? प्रमीला जयपाल जी हैं, सांसद प्रमीला जयपाल। प्रमीला जयपाल साथियों अभी हाल ही में भारतीय मूल की सांसद जिनका नाम क्या है? प्रमीला जयपाल है। इनको प्रमीला जयपाल को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। किसके अध्यक्ष के तौर पे साथियों? कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। ठीक साथियों, भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद ये हैं साथियों। अगर बात करें प्रमीला जयपाल की तो यह भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद, भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद हैं साथियों जिनका नाम प्रमीला जयपाल है, को अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस जिसे सीपीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ये जो कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस है इसे सीपीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीसी कहते हैं। सीपीसी की अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है। कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस अध्यक्ष के तौर पे चुने जाने से जयपाल अमेरिका में 117वीं कांग्रेस के सबसे ताकतवर सांसदों में से होंगी। अमेरिका में यह पद प्रभावी और अनुभवी सांसद को दिया जाता है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस रंगभेद को खत्म करने, गरीबी और असमानता को मिटाने जैसे कामों को प्रमुखता देता है और देश में परिवर्तन लाने का मार्ग प्रशस्त करता है। क्या करता है साथियों? देश में परिवर्तन लाने के मार्ग को
प्रशस्त करता है, जो ये कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस होता है। ठीक साथियों, अब अगर हम अगली जानकारी की बात करें साथियों, किसकी बात करें, अगली नई जानकारी की बात करें साथियों, तो अगली नई जानकारी है कि संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। जो लक्षद्वीप का है साथियों, लक्षद्वीप को, पूरे संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किए जाने की बात की जा रही है। अगली बात करेंगे, सारे क्वेश्चन को आप लोग नोट किया करिए साथियों। अगली जानकारी है कि संपूर्ण लक्षद्वीप को संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। जैविक कृषि क्षेत्र, संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक साथियों, अब इसमें अगर हम बात करें साथियों, तो सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक अर्थात ऑर्गेनिक, जैविक का मतलब होगा साथियों क्या, ऑर्गेनिक, जैविक का मतलब ऑर्गेनिक हुआ। ठीक, जैविक का मतलब साथियों क्या हुआ, ऑर्गेनिक हुआ। तो संपूर्ण लक्षद्वीप को सरकार ने एक जैविक अर्थात ऑर्गेनिक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। यह साथियों घोषणा केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत किया गया। यह साथियों जो ऐलान किया गया, यह ऐलान साथियों किसके अंतर्गत किया गया, यह ऐलान केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी योजना, किसके तहत, भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत किया गया। प्रणाली के तहत किया गया, किसके तहत साथियों, जो हमारी भागीदारी गारंटी प्रणाली है, इस प्रणाली के तहत साथियों इसका ऐलान हमारी केंद्र सरकार ने किया है। अब अगर बात किया जाए तो भागीदारी गारंटी प्रणाली क्या होता है, क्या साथियों, भागीदारी गारंटी प्रणाली जिसे हम लोग पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम कहते हैं, इसे हम लोग कह सकते हैं साथियों पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, इसे हम लोग साथियों क्या कहते हैं, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम भी कहते हैं, अर्थात पीजीएस, क्या कहते हैं, पीजीएस प्रणाली भी कहते हैं। साथियों ये जो हमारी केंद्र सरकार की भागीदारी गारंटी प्रणाली होती है, यह जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने की एक प्रक्रिया होती है। यह सुनिश्चित करती है कि उनका उत्पादन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुसार है। इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका क्रियान्वयन साथियों, भागीदारी गारंटी प्रणाली का कार्यान्वयन किसके तहत किया जाता है साथियों, इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। साथियों जो पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है, इस प्रमाणीकरण केवल उन किसानों या समुदायों के लिए है जो एक गांव अथवा आसपास के अन्य क्षेत्रों के भीतर समूह के रूप में संगठित होकर कार्य कर सकते हैं, उनके लिए यह योजना की गई है। ठीक साथियों,
जैविक कृषि की बात करें अगर साथियों, तो जैविक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि में सभी प्रकार की कृषि गतिविधियां पूर्णतः सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती हैं। अर्थात जहां प्राकृतिक तरीके के जो है कीटनाशक या तो जो जैविक उर्वरक हैं उनका प्रयोग किया जाता है, सिंथेटिक उर्वरक और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती है। इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। इसी को जैविक कृषि कहा जाता है, इसी को जैविक कृषि प्रणाली कहा जाता है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो लक्षद्वीप जो है वो ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ऑर्गेनिक साथियों लक्षद्वीप अगर बात करें इसी में, तो लक्षद्वीप जो है साथियों, लक्षद्वीप ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है साथियों। ठीक, जो लक्षद्वीप है हमारा, यह देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला। ठीक, ऑर्गेनिक क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। साथियों लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बना था। इससे पहले साथियों अगर बात करें लक्षद्वीप से पहले, तो सिक्किम राज्य जो है कौन है, सिक्किम राज्य 2016 में वर्ष 2016 में 100% जैविक राज्य बनने वाला पहला राज्य था, पहला राज्य है, अभी भी है। साथियों लक्षद्वीप से पहले सिक्किम ऐसा राज्य था जो कि 2016 में पहला जैविक राज्य बनने का ऐलान किया गया था। किसका साथियों, पहला जैविक 100% जैविक राज्य बना था। और बता दें साथियों कि अक्टूबर 2017 में लक्षद्वीप प्रशासन ने सभी द्वीपों को रासायनिक मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से कृषि प्रयोजनों के लिए किसी भी प्रकार के सिंथेटिक रसायनों की बिक्री और उपयोग पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों लक्षद्वीप का, तो यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप के बारे में अगर बात करें तो यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर बात करें साथियों तो इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। किसका कितना, 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्या है, क्षेत्रफल है। यह एक साथियों द्वीप समूह है जिसमें कुल 36 द्वीप शामिल हैं। लक्षद्वीप की अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी साथियों कवारत्ती है, जो कि लक्षद्वीप का सबसे पुराना शहर है। यहाँ के साथियों लक्षद्वीप की अगर राजधानी की बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है। क्या है, कवारत्ती, जो कि लक्षद्वीप का सबसे पुराना शहर है। क्या, सबसे पुराना क्या है, सबसे पुराना शहर है। ठीक साथियों, लक्षद्वीप का सबसे पुराना शहर कवारत्ती है, जो कि लक्षद्वीप की क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी भी है। ठीक साथियों, अगली बात करें अगर साथियों, अगली जानकारी की अगर बात करें तो अगली जानकारी है कि राजकमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे साथियों, राजकमल झा को इसे मिटाते हैं।
न्यू जानकारी है साथियों, राजकमल झा को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या किया गया साथियों? सम्मानित किया गया। ठीक साथियों, बात करें साथियों तो पत्रकार लेखक, ये साथियों जो राजकमल झा हैं ये क्या हैं? पत्रकार और लेखक भी हैं। पत्रकार लेखक हैं साथियों। क्या हैं? पत्रकार लेखक हैं राजकमल झा जी। पत्रकार लेखक राजकमल झा को तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये साथियों जो इन्हें पुरस्कार मिला है, यह इन्हें तीसरा, कौन सा? तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है साथियों। प्राप्त हुआ। ठीक साथियों, कौन सा? तीसरा इन्हें साथियों रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ। साथियों रविंद्रनाथ टैगोर को अगर बात कर कमलनाथ झा को बात करें तो कमलनाथ झा को यह पुरस्कार उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी, यह साथियों इन्होंने एक उपन्यास लिखा। क्या लिखा? एक उपन्यास लिखा, जिस उपन्यास का नाम है, क्या नाम है? द सिटी एंड द सी। द सिटी एंड द सी। द सिटी एंड द सी एक उपन्यास इन्होंने लिखा, द सिटी एंड द सी। इस पुरस्कार के लिए इन्हें साथियों तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार विजेता की घोषणा डेनमार्क के कोपनहेगन में ऑनलाइन की गई। इसके साथियों यह जो पुरस्कार इन्हें दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, इसका ऐलान कहाँ किया गया? इसका ऐलान साथियों डेनमार्क के कोपनहेगन शहर से इसका साथियों शहर में ऑनलाइन माध्यम से साथियों इसका ऐलान किया गया। किसके माध्यम से साथियों? ऑनलाइन माध्यम से। डेनमार्क के कोपनहेगन शहर से कमलनाथ झा को द सिटी एंड द सी नामक उपन्यास के लिखने के लिए इन्हें तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक साथियों ये जो कमलनाथ झा हैं, कमलनाथ झा की किताब द सिटी एंड द सी दिसंबर 2012 में निर्भया बलात्कार एवं हत्या मामले पर आधारित है। इनकी जो ये पुस्तक है साथियों द सिटी एंड द सी, यह 2012 का जो निर्भया बलात्कार कांड हुआ था, 2012 का निर्भया बलात्कार कांड, निर्भया बलात्कार कांड पर आधारित है। निर्भया बलात्कार कांड पर साथियों यह इनका उपन्यास क्या है? आधारित है। पुस्तक की दौड़ में अमिताभ घोष की गन आइलैंड, निर्मला गोविंदराजन की टैबू और रणजीत होसकोटे की जोना वेल भी शामिल थी। इस दौर में अगर साथियों बात करें तो इस पुरस्कार की होड़ में अगर बात करें दौड़ में अमिताभ घोष की जो एक पुस्तक थी जिनका नाम है गन आइलैंड, साथ ही साथ निर्मला गोविंदराजन की एक पुस्तक है जिसका नाम है टैबू, साथ ही साथ रणजीत होसकोटे की जो पुस्तक है जिसका नाम है जोना वेल भी इस दौड़ में, पुरस्कार की दौड़ में शामिल थे सभी लोग। लेकिन यह प्राप्त किसे हुआ?
राजकमल झा को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक साथियों, अब अगर हम रविन्द्रनाथ साहित्य पुरस्कार की बात करें तो इसके बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो जो साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 2018 में अमेरिका के प्रशासक बुंडालो ने विश्व शांति, इसके साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की बात करेंगे साथियों तो यह पुरस्कार 2018 से 2018 से दिया जाने लगा। और कौन? अमेरिका के जो साथियों क्या हैं प्रशासक हैं जिनका नाम है बुंडालो, ये विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकारों के मंच के तौर पर की थी। पुरस्कार स्वरूप $5000 की राशि प्रदान की जाती है। यह जो साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया जाता है इसके अंतर्गत 5000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2019 में अगर बात करें साथियों तो यह पुरस्कार ब्रिटिश मूल के भारतीय उपन्यासकार राणा दास गुप्ता को उनके उपन्यास सोलो के लिए दिया गया था। यही पुरस्कार साथियों जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है यह साथियों 2020 में किसे मिला? राजकमल झा को, जो एक पत्रकार और लेखक हैं। इनके उपन्यास द सिटी एंड द सी, जो कि 2012 के निर्भया बलात्कार कांड जो है उस मामले पर आधारित है। और इस शहर का ऐलान साथियों डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर से ऑनलाइन माध्यम से बताया गया। साथियों अगर बात करें तो यह पुरस्कार जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है 2020 में तो इन्हें दिया गया राजकमल झा को, लेकिन अगर 2019 में बात करें तो 2019 में यह पुरस्कार ब्रिटिश मूल के भारतीय उपन्यासकार हैं। कौन है? ब्रिटिश मूल के भारतीय उपन्यासकार हैं जिनका नाम क्या है? राणा दास गुप्ता को यह उपन्यास इन्हीं के उपन्यास सोलो उपन्यास के लिए दिया गया था। किसके लिए? सोलो उपन्यास के लिए यह पुरस्कार 2019 में दिया गया था। ठीक साथियों, तो साथियों ये हमारे आज के कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। प्रत्येक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। इस समय करंट अफेयर की अपनी एक क्या है साथियों? अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक साथियों, तो आप लोग भी साथियों इन सारे करंट अफेयर को अपनी नोटबुक में बेहतरीन तरीके से लिखा करिए। बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ सारे करंट अफेयर यहाँ आप लोगों को कराए जाते हैं। ठीक साथियों, साथ ही साथ और कुछ अगर इम्प्रूव करना है और कुछ अगर आप लोगों को सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करिए। और साथ ही साथ साथियों क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर भी करना चाहिए जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक आपके यूट्यूब चैनल की ये क्लासें पहुँच सकें, जो कि अन्य विद्यार्थियों के लिए जीवन में भी वो अपने कुछ भूमिका निभा सकें। ठीक साथियों, तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी आपके ही अपने YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए भी 3-4 क्लासें इस समय पर डे दी जा रही हैं, जो कि एक क्लास सुबह 10 बजे के आसपास बाल विकास की दी जाती है, दूसरी एक क्लास आप लोगों को हिंदी दी जाती है, तीसरी एक क्लास सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की 3 दिन क्लासें चल रही हैं। उन क्लासों को भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। ठीक साथियों, साथ ही साथ अगर पिछली क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो करंट अफेयर की पिछली सारी क्लासों को देखिए। अगर आप यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और सक्सेस चाहते हैं तो आप हमारी उन क्लासों को भी देखिए। इसी में आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में ही प्रॉपर प्ले लिस्ट बनाई गई है, वहाँ से आप क्लासों को देख सकते हैं। ठीक, बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ डीपली सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। 3 क्लासें दी जा रही हैं, बाल विकास की, हिंदी की और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी की भी क्लासें दी जा रही हैं। ठीक साथियों, तो आप लोग वहाँ से अपनी तैयारी को और बेहतर और मजबूत बना सकते हैं। तो ठीक है साथियों, क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि अन्य आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन या और जो एजुकेशनल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक आसानी से पहुँच सके। ठीक साथियों, क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।